नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। दिल्ली के चुनाव के बाद जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उसके बाद कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। प्रचंड बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को। 26 साल का सूखा दिल्ली में उसका खत्म हुआ है। हालांकि ये अलग बात है कि अभी इतनी सरपुटअव्वल चल रही है भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में कि मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री ये तय नहीं हो पाया है, क्योंकि ये डर सता रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि जैसे ही उसने नाम की घोषणा की, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कोई बहुत चौंकाने वाला नाम हो सकता है जिसमें सबके मुंह खुले रह जाएं। इस तरह की बात कई नेताओं ने कही है। तो ऐसा कौन सा नाम है जो सामने होगा, और अगर ऐसा है तो जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं प्रवेश वर्मा से लेकर कई ऐसे चेहरे दिल्ली के, खासतौर पर प्रवेश वर्मा जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया, उनका नाम अगर नहीं होता है तो क्या दिल्ली में बगावत देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी में बगावत कम ही देखने के लिए मिलती है, और जब होती है तो खामोश कर दी जाती है। लेकिन इस सब के बीच इंडिया गठबंधन के अस्तित्व को लेकर भी कई तरह के सवाल अब पैदा हो गए हैं। सवाल ये हो गया है कि दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल ने अपनी हठधर्मी नहीं की होती और तेवर इस तरह के ना दिखाए होते, अहंकार से भरे हुए वो ना होते, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अगर मिलकर चुनाव लड़ा होता, तो भारतीय जनता पार्टी का ये सूखा अभी भी बरकरार रहता। अब ऐसे में इसी साल आखिर में अक्टूबर नवंबर में बिहार के चुनाव होने जा रहे हैं। हिंदी पट्टी का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, और वो एक बैसाखी जिस पर केंद्र की सरकार टिकी हुई है नरेंद्र मोदी की, उसकी किस्मत का भी फैसला होना है, यानी कि नीतीश कुमार। अब सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली में जो हुआ, क्या उससे इंडिया गठबंधन ने सबक ले लिया है? क्या जिस तरह की हार का सामना देखने के लिए मिला, कांग्रेस 0 पे सिमट गई, 22 पर आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी के तो पूरे ही पूरे के अस्तित्व पर ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। लगातार ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या पंजाब की सरकार को भी अस्थिर किया जा सकता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने आनंद फानन में पंजाब के तमाम एमएलए और भगवंत मान की मीटिंग भी दिल्ली में बुलाई थी। इसको भी कई तरीके से देखा गया। अगर 2026 की बात की जाए तो एक नहीं 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें आसाम है, पश्चिम बंगाल है, केरला है, तमिलनाडु है और पौंडीचेरी है। अगर इंडिया गठबंधन इन विधानसभाओं में मिलकर लड़ता है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं, क्योंकि आसाम में तो सीधे तौर पर हम देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिससे क्या गठबंधन किया जाएगा। केरला की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, पौंडीचेरी तो एक छोटा सा राज्य है। तो ऐसे में सवाल कई उठ खड़े हुए हैं कि क्या दिल्ली की जो हार हासिल हुई है, उसके बाद इंडिया गठबंधन ने क्या सबक ले लिया है। 2027 में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है। दो लड़कों की जोड़ी जिसने लोकसभा के चुनाव में कमाल करके दिखाया उत्तर प्रदेश में, और योगी आदित्यनाथ देखते ही रह गए। अयोध्या की सीट तक नहीं मिली भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा मलाल इसी बात का है। ऐसे में क्या दिल्ली की हार के बाद इंडिया गठबंधन ने सबक हासिल कर लिया है, और अब वो आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलकर लड़ेगी, क्योंकि उसको ये अंदाजा हो गया है कि अगर वो बटेंगे तो जाहिर सी बात है इसी तरह से हार का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। ये अकल भी आ गई है, और इस तरह की तमाम बातें कही जा रही हैं। तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं और जो कांग्रेस पार्टी है उसके नेता भी ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को डिसाइड करना होगा कि वो गठबंधन की राजनीति को कंटिन्यू करना चाहती है या फिर वो एकला चलो की राजनीति करना चाहती है। आपको ये याद होगा कि इंडिया गठबंधन बेहद मजबूत हुआ था जब नीतीश कुमार भी उनके साथ थे, और संयोजक कौन हो इसको लेकर भी बहुत सारी बातें की गई, और नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया। उसके बाद से नीतीश कुमार नाराज हुए और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। अगर तब भी मजबूती से इंडिया गठबंधन को उसी तरीके से चलाया जाता
जाता जैसे उसका स्वरूप था, तो शायद आज की जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी सी भिन्न नजर आती लोकसभा चुनाव से लेकर और अभी तक, क्योंकि नीतीश कुमार पाला उस तरह से नहीं बदलते। अब अगर ममता बनर्जी की बात की जाए तो ममता बनर्जी भी कहती हुई नजर आ रही है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन संजय राउत ने उन्हें सलाह दे डाली है। संजय राउत ने यह कहा है कि ममता बनर्जी को सोचने की जरूरत है कि दिल्ली की गलती पश्चिम बंगाल में ना दोहराई जाए और कांग्रेस को अवाम दलों को साथ में लेकर ही ममता बनर्जी चुनाव लड़े ताकि भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया जा सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की यह अजीम तरीन ख्वाहिश रही है कि पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार बने और उसने तमाम तर कोशिशें की थी पिछली बार भी, हालांकि उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, जो कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसका पूरा जो स्वरूप है उसको लेकर क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, क्योंकि कई बदलाव किए जा चुके हैं और कई बड़े बदलावों को लेकर फैसला हो चुका है। संगठनात्मक बदलाव, जिस तरह की अभी तस्वीर नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी की, वो जल्द ही बदलने जा रही है। इस तरह की तमाम तरह की सुगबुगाहट है और ये कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर संगठनात्मक बदलाव को लेकर मुहर लग चुकी है, अब बस ऐलान होना बाकी है। बहुत सारे चेहरे जो आपको नजर आते हैं उनको जिम्मेदारियों से आजाद किया जा सकता है और बहुत सारे जो युवा चेहरे हैं उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। कांग्रेस को ये लगातार ये एहसास हो रहा है कि लगातार जिस तरह से उसे एक के बाद एक शिकस्त हासिल हो रही है, खासतौर पर हरियाणा और दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में तीसरी बार ऐसा है जब कांग्रेस पार्टी शून्य पर सिमट गई है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन की, आत्मचिंतन की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसको ये देखने की जरूरत है कि राहुल गांधी मजबूती से मुद्दों की एक लड़ाई लड़ रहे हैं, विचारों की एक लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में खुद कांग्रेस पार्टी के कितने नेता हैं जो उनके साथ हैं, क्योंकि लगातार अभी अगर हम देखें तो 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों यानी कि एनडीए की सरकार है और लगातार जो हिंदुस्तान का जो नक्शा है वो भगवा में होता हुआ नजर आ रहा है। ये विपक्ष को सोचने वाली बात है और ये देश के लिए भी बहुत जरूरी है, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है कि विपक्ष मजबूत हो ताकि वो जनता की आवाज को जोर शोर और मजबूती से संसद के अंदर और संसद के बाहर उठाए। ये आपको पता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दो ही लोगों की अब पार्टी बनकर रह गई है और अब जिस तरह से वो अहंकारी हो चले हैं, एक के बाद एक जिस तरह से उनको जीत मिलती जा रही है, उनको ऐसा लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं को एक तरह से अपनी बी पार्टी बनाकर, खासतौर पर चुनाव आयोग को, वो कहीं पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन को यह भी सोचने की जरूरत है कि लगातार वो जो मसले उठा रहे हैं उन सबसे ज्यादा जरूरी है चुनाव आयोग की धांधली और ईवीएम का मामला, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला भी सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि डेटा डिलीट जो है वो नहीं किया जा सकता है ईवीएम का, और ये एक तरह से बड़ा फैसला हम इसको मान सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो चुनावी धांधली जो हो रही है, जो लगातार बोगस वोटर्स बढ़ाए जा रहे हैं और जो एक्चुअल वोटर्स है उनका डिलीशन हो रहा है, इस सब को लेकर भी इंडिया गठबंधन को जोर शोर से आवाज उठाने की जरूरत है। वरना हरियाणा जीती भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र जीती, अब दिल्ली भी जीत रही है और जिस तरह से संजय राउत ने ये कहा था कि ये फ्लोटिंग वोटर्स हैं, इसीलिए एक साथ चुनाव नहीं कराए जाते, एक जगह से दूसरी जगह वो चले जाते हैं। अब ऐसे में सवाल इंडिया गठबंधन के अस्तित्व और कांग्रेस को लेकर बहुत ज्यादा अब उठने लगे हैं और अब सवाल ये कि क्या इंडिया गठबंधन को अब अपना कोई संयोजक नहीं बना लेना चाहिए? क्या इंडिया गठबंधन को कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना नहीं लेना चाहिए? क्या इंडिया गठबंधन को अपना कोई एक दफ्तर नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि इंडिया गठबंधन नेशनल तमाम मुद्दों पर एक स्वर में एकजुट नजर आते हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो उनकी मजबूती नजर आती है वो देखने लायक है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस, जो कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसकी ये सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो कैसे इंडिया गठबंधन को एक साथ रखे और ना सिर्फ रखे बल्कि उसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाए कि कैसे विधानसभा के चुनावों में भी वो एक साथ मिलजुल कर लड़े, तभी कामयाबी उनकी झोली में जा सकती है। यह पूरे तरीके से
तय हो चुका है और ये सामने जो आंकड़े हैं वो भी ये बताते हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। पीयूष पंत जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पीयूष जी, स्वागत आपका। सीनियर जर्नलिस्ट राहुल लाल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राहुल लाल जी, बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट संदीप यादव जी भी जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। शुरुआत संदीप जी मैं आपसे करना चाहूंगी। दिल्ली की हार के बाद क्या आपको लग रहा है कि अब इंडिया गठबंधन को एक तरह से सबक कड़ा कड़वा मिल चुका है और अब वो और जिंदा और मजबूत नजर आएगी? क्योंकि उसके ही फौरन बाद आप ये देखिए, बजट सत्र चल ही रहा है, उस पूरे दौरान बजट सत्र चला और बजट के सत्र के दौरान जो हमने एकजुटता देखी इंडिया गठबंधन की हर मुद्दे पर, वो देखने लायक थी। एक ही मुद्दा मुझे लगता है कि शायद है, वो है अडानी का, जिसको सिर्फ राहुल गांधी अकेले उठाते हुए नजर आते हैं। उसके अलावा तमाम मुद्दों पर एकजुटता और एक स्वर में उठते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव में भी ये एकजुटता नजर आए तो भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना उतना मुश्किल भी नहीं है। आप सभी को नमस्कार। आपने बहुत ही अच्छा ये जो हेडलाइन रखी है कि क्या ये इंडिया गठ मैंने ये दिल्ली की हार इंडिया गठबंधन को जिंदा करेगी। मुझे लगता है 2 वीक पहले करीब करीब मैं और सुनीलम जी जुड़े हुए थे आपके कार्यक्रम में और हम लोगों ने आशंका जताई थी क्योंकि बहुत ही नेक एंड नेक फाइट थी और हम लोग को लगा था कि हार सकती है आम आदमी पार्टी और हुआ भी वही। तो ये एकदम बहुत अच्छा आपने रखा है। कारण यही है क्योंकि या तो इंडिया गठबंधन वास्तव में जिंदा हो जाएगा या तो आम आदमी पार्टी हमेशा के लिए मर जाएगी, जो कि उसी तरफ है। तो ये अच्छी बात है। और रही बात राहुल गांधी, आज से 2013-14 में जब यूपीए 2 की सरकार थी तो अरविंद केजरीवाल भी लोगों को हालांकि उनको मीडिया की मदद बहुत ज्यादा थी, वो बहुत सुंदर लगने लगे थे, क्रांतिकारी लगने लगे थे और बड़ा अपील करते थे। हालांकि उसमें मीडिया का योगदान 400-500% था, लेकिन अभी राहुल गांधी के केस में बहुत निगेटिव है मीडिया, फिर भी राहुल गांधी आम आदमी को सुंदर लगने लगे हैं। कारण ये है कि उनकी जो विचारधारा है, उनका जो समावेशी काम है, जिसमें वो हर वर्ग के उत्थान के लिए आर्थिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो सामाजिक समता की बात करते हैं। तो अब वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लगते हैं, वो राम मनोहर लोहिया भी लगते हैं और वो एक प्रगतिशील समाज सुधारक भी लगते हैं। तो जब एक व्यक्ति जो कि अपर कास्ट से आता हो और उसकी पार्टी की पॉलिटिक्स रही हो लंबे समय तक दूसरी धारा की, और वो एक ऐसी धारा की बात करने लगे जो मानवतावादी हो, समावेशी हो, सामाजिक न्याय की हो, तो बड़ा मैंने ठीक है, वोट नहीं मिले होंगे राहुल गांधी को, उनकी पार्टी को मुश्किल से 4.25% से 6.5% की उन्होंने एक मंजिल तय की है, 2.5% की ग्रोथ है। लेकिन उन्होंने दिलों में जगह बनाई है और कहीं ना कहीं वो उत्थान की तरफ है। ये जो मामला है वो एक आशा जगा रही है। अब अरविंद केजरीवाल साथ आए चाहे ना आए, दूसरे आए चाहे ना आए, राहुल गांधी लग रहा है कि जनता के लिए खड़े हैं। और याद रखिए, कितना भी जुल्मी आदमी हो, अ, कितना भी उसके मैंने जुल्म करने वाला हो, बड़ा से बड़ा जुल्म करने वाला हो, उसको उसको भी एक आम आदमी जो कि अपने मूल्यों के साथ उसके सामने खड़ा हो जाता है, तो वो उसको चुनौती दे सकता है, देता है। जीत हार दूसरी बात है, लेकिन वो जो प्रतीकात्मक चुनौती की राजनीति, संघर्ष की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, वो एकदम काबिले तारीफ है। और मुझे ही नहीं, आम आदमी को ये लगने लगा है कि वो परिवर्तन कराएंगे और परिवर्तन कर सकते हैं। और अब राहुल गांधी को अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट करते हुए अब भारत की आम जनता की आवाज बनना है और उनका नेतृत्व करना है, और वो सब कुछ कर सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी आती है कि नहीं, इंडिया गठबंधन सुधरता है कि नहीं, ये सब सवाल अब बहुत बेमतलब के इसलिए हो गए हैं क्योंकि बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो दूसरी पार्टीज हैं, वो सभी, उनको अब आना ही पड़ेगा इंडिया गठबंधन के साथ, क्योंकि हर पार्टी ने देख लिया है कि वो रीजनल पार्टीज को ये लोग अकेले कर करके, एक एक करके तोड़ रहे हैं और खत्म कर रहे हैं। अब चुनावों का कोई मतलब नहीं रह गया। जैसे आप देखिए उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में तमाम आरोप लगे एक आदमी का जिसने 6 वोट डाले थे, उसका वीडियो वायरल हुआ। चुनाव आयोग तो लगता है कि इस देश में केवल और केवल भाजपा की मदद करने के लिए और विपक्ष को खामोश करने के लिए है।
तो अब भारत की जो ये जो संवैधानिक संस्थाएं मजाक बन चुकी हैं। तो ऐसे में विपक्ष अब पूरी तरह से हर दाव पेच आजमा के, कांग्रेस के अलावा का जो विपक्ष है वो भी अब समझ चुका है कि अकेले लड़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, खत्म हो जाएंगे। और वैसे भी राहुल गांधी को हर हाल में एकला चलो रे वाला गीत गाते हुए आगे बढ़ते रहना है। मुझे लगता है कि वो कर सकते हैं और करके दिखाएंगे भी। कोई साथ आए या ना आए, अब ये उतना महत्वपूर्ण नहीं रहे। जी, तो आपने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं और इसको सोचने की ज़रूरत है कि क्या विचारों की इस लड़ाई में राहुल गांधी अकेले खड़े हुए नज़र आएँगे? क्योंकि अखिलेश यादव भी पीडीए की बात करते हैं। हालाँकि ममता बनर्जी इस तरह की कोई बात करती हुई नज़र नहीं आती हैं, लेकिन जिस तरह की राजनीति है पश्चिम बंगाल में, वहाँ मुसलमान भी उन्हें बड़ी तादाद में वोट करते हैं और तमाम तबके के लोग उनको वोट करते हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की लाख कोशिशों के बावजूद जी, जी, बहुत जी। लोग शायद 99% इस देश के लोगों को ना मालूम हो कि ओबीसी में, अच्छा, भारत में जो सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है वो पश्चिम बंगाल में है। और उसमें मैंने हुँ। प्रतिशत के हिसाब से उसमें ओबीसी रिजर्वेशन मिलता है पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को। उस जो रिजर्वेशन है उसके साथ वहां के राज्यपाल ने बहुत बड़ी छेड़छाड़ कर दी है। और जो ममता बनर्जी हैं उनकी भी राजनीति आने वाले विधानसभा के चुनावों में बहुत खतरे में है। क्योंकि उन्होंने जिस मजबूती के साथ इस निर्णय का विरोध करना था, हालांकि वो करती रही हैं, लेकिन उस मजबूती से नहीं कर पाई हैं। तो ये जो हिलने डुलने वाली राजनीति है, ये उनकी जमीन हिला सकती है। क्योंकि याद रखिए, वो नंदीग्राम ग्राम और सिंगूर की राजनीति करके उससे पहले वो एक दो सांसद जीतने वाली, एक दो विधानसभा सीट जीतने वाली नेता और पार्टी हुआ करती थी। तो उनकी भी राजनीति बहुत मुश्किल में होगी। तो ये जो वो इंडिया गठबंधन में एक तरह से ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स करती थी, वो ज्यादा दिन तक अब नहीं चलेगी। इन सभी लोगों को कम से कम भारत की आम जनता, गरीबों की पॉलिटिक्स करनी होगी। उसके लिए काम करना होगा। ये अपने ईगो छोड़ने होंगे उनको। सबसे पहले बीजेपी को उसको अपने जगह पर पहुंचाना होगा। अगर ये नहीं करते हैं तो जनता आप समझ रही है, और ना समझे तो भी राहुल गांधी को अपने दम पर सीधे सीधे आगे बढ़ना होगा। जी, बिल्कुल। और जो क्षेत्रीय दल ये नहीं समझेंगे, उनको ये भी एहसास हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि सामने खतरा है, फिर भी उन्होंने आंखें मूंद रखी हैं। इसी तरह से इसको कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस रथ पर सवार है और जिस तरह के हथकंडे अपनाकर वो चुनाव को हथिया रही है, सीधे तौर पर ये कहा जाना चाहिए कि चुनाव को हथिया रही है, जनादेश की वो लूट कर रही है। ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियों को ये समझना चाहिए कि वो कितनी भी मजबूत हो। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल को भी ये इल्हाम था कि वो बहुत मजबूत है, उन्हें हराया नहीं जा सकता है। यही उनको गलतफहमी थी और इसीलिए कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन नहीं किया। और नतीजा आप देखिए कि अब पूरे पार्टी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। अब ममता बनर्जी भी अगर ये कह रही हैं कि वो एकला चलो की राजनीति करेंगी, तो उनको भी ये समझना चाहिए कि पिछले चुनाव में भी वो भारतीय जनता पार्टी जो पश्चिम बंगाल में जिसका क्या अस्तित्व था, वो मजबूत वहां पर हो गई, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी वहां पर हो गई। और जिस तरह की राजनीति वो करते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, वहां ममता बनर्जी के अस्तित्व को लेकर भी कहीं सवाल उठ खड़ा ना हो। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल की हार ऐसी हो सकती है, तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की भी हो सकती है। और ऐसे में इसीलिए बार बार ये सवाल कि क्या इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को एक साथ एकजुट होकर जैसे लोकसभा में लड़े, वैसे ही क्या तमाम विधानसभा के चुनाव में नहीं लड़ना चाहिए? राहुल लाल जी। बुसरा जी, मुझे लग रहा है कि दिल्ली के चुनाव ने इंडिया अलायंस के जो छोटे छोटे घटक दल हैं उनको बहुत बड़े संकेत दिए। हम लोगों ने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी काफी मजबूती से चुनाव लड़ी। विपक्ष के लिए चुनाव लड़ना इसमें काफी कठिन परिस्थिति है। चुनाव आयोग जिसका काम लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करना था, वो भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से कह लीजिए कि चहलकदमी, उनकी चाटुकारिता, उनके लिए तमाम जो है कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पे उनके लिए समर्थन प्रदान करने जैसी स्थितियां बना रहा है। और वो हम लोगों ने हरियाणा के चुनाव में भी देखा, महाराष्ट्र के चुनाव में भी देखा। और वैसे परिस्थिति में अगर विपक्षी घटक दल एकजुट ना हो तो फिर ये तो बड़े संकट की स्थिति है। अभी हम लोग लगातार देख रहे हैं कि हरियाणा के मामले पे देखिए, अजय माकन जी का बयान कितना वायरल हुआ बुसरा जी, लगातार, जिसमें वो कह रहे हैं कि हरियाणा में समझौता बिल्कुल होने ही वाला था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन अचानक से अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं और वो घोषणा कर देते हैं। और न केवल वही, तमाम आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ सभी लोग घोषणा करते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेले लड़ेगी।
कांग्रेस को देखिए 2022 में जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, उसके बाद कांग्रेस के गति दिशा सब कुछ बिल्कुल एक अलग दिशा में है। वो एक आपातकालीन अलर्ट मोड में खड़ी पार्टी है और उस स्थिति में दूसरे क्षेत्रीय दल अगर उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो एक संकट काल वाली स्थिति बनती है। यह समय अभी तमाम राजनीतिक दलों के लिए इस चीज के लिए नहीं है बुसरा जी कि अभी वो अपने अपने दल को राष्ट्रीय दल बना दें। हम लोगों ने अतीत में भी देखा कि आम आदमी पार्टी में जो है कि वो उनके कारण से हरियाणा में किस तरह से नुकसान हुआ, गुजरात में वो 14% वोट शेयर लाती है और भारतीय जनता पार्टी अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करती है। तो इस स्थिति में अब अगर ममता बनर्जी कह रही है कि नहीं हम तो अकेले लड़ेंगे, तो मैं एक ही चीज उदाहरण दूंगा कि हम लोगों को उत्तर प्रदेश के दो चुनाव अगर हम लोग तुलना कर लें, 2022 के विधानसभा चुनाव जहां पे कांग्रेस अकेले लड़ी थी उस समय और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ी थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं के पूरे स्लोगन के बावजूद भी कांग्रेस 1.5-2% ही वोट शेयर ला पाई थी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जिस अलर्ट मोड में आते हैं, अब आप सोच के देखिए कि शुरुआत में उस यात्रा का स्वागत नहीं किया था अखिलेश यादव ने, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में यात्रा पहुंची थी 24 घंटे के भीतर उन्हें यूटर्न लेना पड़ गया था। उन्हें समझ में आ चुका था कि अगर हम कांग्रेस के साथ, कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा नहीं है उत्तर प्रदेश में, उन्हें पता है, लेकिन कांग्रेस के प्रति एक समर्थन वर्ग है, वो उनके साथ राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उनके साथ जनता सीधे सीधे कनेक्ट महसूस करती है। हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में जिसको कि बीजेपी के लोग ही कह रहे थे कि नहीं वहां तो 60 सीटें 70 सीटें आएंगी, वहां पे क्या स्थिति बन गई, योगी मोदी के तमाम नारे जो है कि फ्लॉप हो गए। तो ये स्थितियां ऐसी है कि कांग्रेस को दरकिनार करती है अगर क्षेत्रीय दल, तो उसके बाद की परिस्थिति बिल्कुल बदल जाती है दूसरा जी। तो 2020 का चुनाव भी हम लोगों ने दिल्ली का देखा है और 2021 के पश्चिम बंगाल के चुनाव को भी देखा था दूसरा जी। मैं दोनों में यहाँ पे पैनल में सभी लोग सहमत होंगे कि कांग्रेस ने अपने आप को बिल्कुल जो है कि वो कॉर्नर में करके रखा था और वो चुनाव को बिल्कुल ही उसमें कोई ताकत नहीं लगा और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। और एक तरह से पश्चिम बंगाल में भी वहां पे ममता बनर्जी लाभ की स्थिति में रही और दिल्ली में भी 2020 में जो है आम आदमी पार्टी लाभ की स्थिति में रही। लेकिन इस स्थिति में अब जबकि संपूर्ण देश का एक तरह से मानना है यहाँ पे कि आपातकालीन स्थितियां बनी हुई है देश में, भारतीय जनता पार्टी से संघर्ष करना एक तरह से तमाम जो है कि संवैधानिक प्रतिष्ठानों का जिस तरह से वो दुरुपयोग करती है, मीडिया का दुरुपयोग करती है, पैसे का दुरुपयोग करती है, तंत्र का दुरुपयोग करती है, तो हम लोगों ने तो कभी नहीं देखा। चाहे अभी मिल्कीपुर का अभी का उपचुनाव हो, मतपत्र को लेकर तमाम तरह की बातें होती हैं। हम लोगों ने इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर के उपचुनाव भी देखे थे जहां पे कि खुद मतदाताओं को पुलिसकर्मी ही जो है कि बंदूक लहराते हुए रोकने का प्रयास कर रहे थे। अब उसमें तो कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है। उसके पहले भी रामपुर के उपचुनाव भी हम लोगों को ध्यान में है दूसरा जी, मतदाताओं को कैसे जो कि लाठीचार्ज करके घर में बंद करके रखा गया था। तो एक ये परिस्थिति है बीजेपी के पक्ष के लिए। उस स्थिति में ये जो क्षेत्रीय दल है, अगर ये क्षेत्रीय दल अभी राष्ट्रीय मुद्दे के साथ और वो अगर आपातकालीन स्थिति के साथ अभी अपने छोटे छोटे हितों को नजरअंदाज करते हुए राष्ट्रीय हितों के दृष्टि से वो नहीं सोचेंगे तो फिर खतरे की स्थिति। और हमें लग रहा है कि दिल्ली के चुनाव ने बहुत बड़े संकेत दे दिए। ये तय है कि बुसरा जी की कांग्रेस के वोट शेयर में मात्र 2% के आसपास की वृद्धि हुई, ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन वो 2% की वृद्धि भी आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान कर गया है, तमाम बड़े नेताओं को धराशायी कर गया है वो। और कांग्रेस ने देखिए खुल के कांग्रेस के ऊपर आरोप लगे, पहले कांग्रेस ऐसे मामलों का स्पष्टीकरण देती थी, कांग्रेस ने भी खुल के एक तरह से संकेत दे दिए हैं घटक दलों को। हमें लग रहा है कि दिल्ली के चुनाव के बाद अभी जो इंडिया अलायंस के घटक दल है उनकी प्रतिक्रियाएं भले जो भी आए, लेकिन इस पूरे परिणाम के बाद अब हमें लग रहा है कि इंडिया अलायंस काफी मजबूती के साथ हम लोगों को एकजुट दिखाई देगा। जो उसमें कई अंतर्विरोध और विरोधाभास दिखाई दे रहे थे वो परिस्थितियां नजर नहीं आएंगी आगे। राहुल गांधी के मूल्यों को जो एक तरह से राष्ट्रीय मूल्य है इसमें, उसके साथ सभी पार्टियां कहीं न कहीं वो जुड़ेंगी और वो जुड़ने के पूरे एकाकार। अखिलेश यादव जी का बयान भी देख लीजिए कि अब हम लोग भूल से सीख लेंगे और इंडिया अलायंस और मजबूत होगा। तो ऐसे कई शुभ संकेत भी दिखाई दे रहे हैं दूसरा जी। जी बिल्कुल, ये शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पीयूष जी, अरविंद केजरीवाल को लगा था कि वो एकला चलो की राजनीति करके बहुत अहंकार उनके तमाम नेताओं को हमने देखा, यानी कि जिस दिन रिजल्ट आ रहा था
नतीजे आ रहे थे, उस दिन भी ये कहा जा रहा था कि हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप सामने देखिए कि क्या हुआ। अब वो कैसे भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, ये अलग चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन क्या खामियां रही और किस तरह से गठबंधन नहीं हुआ और 14 सीटें ऐसी रही जिस पर कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया आम आदमी पार्टी को, उसका खामियाजा भुगता। साथ में लड़ते तो आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर सरकार बना रहे होते। क्या इससे ये संकेत तो मिल गया है कि अगर अरविंद केजरीवाल जीत जाते तो जाहिर सी बात है जो स्वर लगातार उठ रहे थे, एक तरह से कांग्रेस को साइडलाइन करने की जो एक कोशिश हो रही थी, उसको और बल मिलता। लेकिन अब ये पता चल गया है कि बिना कांग्रेस के इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो एक नेशनल पार्टी है, बाकी पार्टियां एक राज्य तक सीमित हैं। इंडिया और जो कांग्रेस पार्टी है उसका पूरा देश में अस्तित्व है। तो ऐसे में राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उनकी जो छवि बन रही है, जो एक ऑल्टरनेटिव चेहरे के तौर पर उनको मोदी के सामने देखा जा रहा है और हर बात पे वो एक तरह से लोहा लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता दिल्ली की जीत के बाद ये तमाम चीजें और ज्यादा मजबूत हुई हैं? देखिए, निश्चित रूप से ऐसा हुआ है और हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है देखिए कि हम दिल्ली की हार जो है कि आम आदमी पार्टी के लिए उसको कांग्रेस का उसमें एक बहुत बड़ा योगदान को कुछ ज्यादा मुझे लगता है कि हम महत्व दिया जा रहा है उसको, क्योंकि देखिए जो परिणाम आए हैं और जिस तरह से जो वोट उनके वोट प्रतिशत में जो डाउनफॉल आया है आम आदमी पार्टी के, तो वो साफ दिखाई दे रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी उसमें, और आम आदमी पार्टी जो है मासेस से कट चुकी थी, बहुत ज्यादा उनके साथ प्रॉब्लम्स थी। क्योंकि देखिए कांग्रेस को ब्लेम किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस उतना बड़ा फैक्टर नहीं है उनकी हार में, क्योंकि एंड में हम देख रहे हैं कि 12-14 सीटों में जो है जितना वोट कांग्रेस को मिला तो उतना मिल जाता। तो ये भी जरूरी नहीं है कि अगर साथ लड़ते तो वो सीटें उनको मिलती, कांग्रेस को मिलती, क्योंकि ज्यादातर सीटें इनमें वो थी महत्वपूर्ण सीटें जो आम आदमी पार्टी खुद ही लड़ना चाहती उसको, और कांग्रेस को नहीं देती वो। तो और कुछ जो वोट मिले उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है कि कांग्रेस को, कांग्रेस की वजह से, और जो कांग्रेस ने जो कैंपेन चलाया राहुल गांधी ने और जो कैंडिडेट्स रहे उनका अपना जो प्रभाव रहा, उसके हिसाब से अगर आप 3 सीटें वो देख लीजिए जहां जहां कांग्रेस अपनी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट बचा पाई, तो निश्चित रूप से वहां पे जो है पार्टी के साथ साथ वहां पे जो है जो कैंडिडेट्स है उनका अपना जो व्यक्तिगत जो आधार था और जो उनका अपना प्रचार था, जो संपर्क था, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ब्लैक एंड व्हाइट में इसको नहीं दिखा सकता, और मैं तो मानता हूं कि आम आदमी पार्टी चूंकि उस अहम का शिकार थे अरविंद केजरीवाल, वो ये देख नहीं पा रहे थे कि उनके उनके नीचे से जमीन खिसक रही है, क्योंकि एक जो बड़ा वर्ग है जो पूरा का पूरा शिफ्ट हुआ है। देखिए उनका जो एक वर्ग था जिसको उनकी 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 योजनाओं ने लाभान्वित किया, वो उनके साथ आज भी रहा। अगर उनको 44% लगभग वोट मिला है, ये साफ दिखा रहा है, और जो हर कॉन्स्टिट्यूंसीज वाइज और हर सेक्शन वाइज जो है जो 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 परिणाम दिखाए गए हैं, इसमें कितनी शिफ्टिंग हुई, तो उसमें ये दिख रहा है कि जो है वो तबका जो गरीब गुरबा है, वो आज भी इस बार भी उसने जो है एकजुट होके, महिलाओं ने एकजुट होके आम आदमी पार्टी को वोट दिया। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका जो है उनके स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, उनके अहम से, उनके बोस्टफुलनेस से, उनका जो है बहानेबाजी करने से, उनके जो है काम नहीं करने से आधार जनाधार खिसक रहा था, और इसका संकेत वो खुद भी दे रहे थे। अब एक नई नई बातें कहते हुए, कभी मिडिल क्लास को आइडेंटिफाई किया, कभी महिलाओं के लिए और स्कीम लेके आए, तो उनको लग रहा था। तो मुझे लगता है कि इसके आधार पे कांग्रेस को ब्लेम करके और इंडिया गठबंधन पे जो है कि ये सवाल उठा देना कि क्या वो रहेगा नहीं रहेगा, एज इफ की कांग्रेस की ही जिम्मेदारी है इंडिया गठबंधन। इंडिया कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, उसका बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन सारे उसके जो दल है, घटक दल है, सबकी जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेशन करने के, कंसेशंस देने के अपने अपने स्टेट में, सबकी जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेटेड वे में चुनाव लड़ने का। कांग्रेस पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है लगातार, और कांग्रेस का डिलेमा ये है कि कांग्रेस चाहती भी है कि कम से कम जो है केंद्रीय स्तर पे कि वो जो है फ्लेक्सिबिलिटी बनाए और एक एडजस्टमेंट करे, लेकिन कहीं कहीं स्टेट
जो यूनिट होती है उनका अपना जो है एक दबाव होता है। और दूसरा देखिए हर क्षेत्र, देखिए दो अलग चीजें बुशरा जी, ये कहा भी जी। गया था कि ये जो इंडिया गठबंधन है वो मोटा मोटी जो है 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उसके मद्देनजर ये बनाया गया था। और एक मोटी समझ रही है कि ये केंद्रीय केंद्रीय जो चुनाव होगा लोकसभा का, क्योंकि जहां पे जो है कि मोदी की सीधे सीधे जो है एंट्री है होती है, और मोदी सरकार जो पूरे देश की के गवर्नेंस को, पूरे देश की नीतियों को तय करने का काम करती है, उसको यहां से हटाने के लिए ये मोर्चा बना था। तो मुझे लगता है ये समझ आज भी है। और क्योंकि राज्यों में कोई ना कोई पार्टी अपना एक आधार बनाए हुए है, वो स्ट्रांग है, चाहे तृणमूल कांग्रेस बंगाल में हो, समाजवादी पार्टी यूपी में हो, आम आदमी पार्टी दिल्ली में थी, ऐसे ही आरजेडी बिहार में है। तो वो चाहते हैं कि अपना अपना वो जो जनाधार और मजबूत बनाए, कम से कम अपने क्षेत्र के वो एक एक बड़ी पार्टी बनी रहे, एक जो पार्टी जो सत्ता में आ सके, और साथ साथ जो है कि दूसरे राज्यों में भी वो अपना विस्तार कुछ कर सके। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन इसीलिए दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। जो स्ट्रक्चरल, जो कोई भी इस तरह की कोई चीज नहीं है जिसके तहत इस तरह के डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट करके कोऑर्डिनेटेड वे में जो है कि अंडरस्टैंडिंग के साथ। और देखिए सबसे बड़ी बात बुशरा जी इसमें है कि आपने अलायंस किया भी, हमने देखा, लेकिन वोट ट्रांसफर ऑफ वोट नहीं हुआ। दिल्ली के लोकसभा चुनाव में जो हुआ कि इस अलायंस को क्या सक्सेसफुली, इतना कैंपेनिंग हुई, आम आदमी पार्टी ने भी की, कांग्रेस ने भी की, फिर बाद में ब्लेम गेम हुआ, आम आदमी पार्टी कहने की कांग्रेस से अपने वोट हमको नहीं ट्रांसफर कराए, इन्होंने हमारे लिए कैंपेन नहीं किया, राहुल गांधी कोई मीटिंग लेने या अरविंद केजरीवाल इनकी मीटिंग करने गए। ये नहीं होना चाहिए। तो हर पार्टी जिम्मेदार है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने देखिए महाराष्ट्र का चुनाव खत्म होते ही जो है डिक्लेयर कर दिया, चाहे गोपाल राय हो चाहे खुद अरविंद केजरीवाल, कि हम तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। तो कांग्रेस कहां उसमें दोषी है? कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तो लगातार, राहुल गांधी बार बार तक इस दबाव में दिखाई दिए कि जो एक इंडिया अलायंस का जो नैतिक धर्म है उसका उसका पालन किया जाए, वो एक फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन उनका विरोध उनकी पार्टी से हो रहा था लगातार। तो ये तमाम चीजें होती है, इस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। मुझे लगता है सारे दल एम्बिशियस है, वो जो है कि राष्ट्रीय राजनीति करना चाहते हैं। ये बहुत से कॉन्ट्राडिक्शन, देखिए कपिल सिब्बल ने अभी हाल में एक बात कही इंटरव्यू में, एक उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया अलायंस इंटैक्ट है और ये कि राज्य के स्तर पे भी समझदारी के साथ लड़ना चाहिए। तो ये बात है कि समझदारी दिखानी है और सबको दिखानी है, उसमें चाहे जो राज्य के दल हो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इस चक्कर में क्या हो रहा है कि देखिए उनका पहला दुश्मन कौन, इन सभी दलों का, जो भी इंडिया अलायंस के घटक दल है, पहला नंबर एक दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो है तमाम असंवैधानिक तरीकों से संस्थाओं का दुरुपयोग करके, और लगातार एक मतलब खुली छूट मिली हुई है उसको, क्योंकि ये चुनाव निष्पक्ष कतई नहीं हो रहा है। चुनाव आप देखिए 2024 के पहले भी होता था, लेकिन 2024 से के लोकसभा चुनाव के बाद बेशर्मी के साथ जो है संवैधानिक संस्थाओं का जो जिम्मेदार है चुनाव कराने के लिए, एक दुरुपयोग हो रहा है खुलेआम में, और कोई उस पर बोल नहीं रहा है। जनता भी नहीं बोल रही है, जिनके मत चुराए जा रहे हैं वो भी नहीं बोल रही है, सबसे बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि ये विपक्षी दलों को खासकर इस मामले में तवज्जो देना पड़ेगा, क्योंकि आप तैयारियां करेंगे, एक दूसरे को ब्लेम करते होंगे, और जो है पूरा का पूरा चुनाव जो है पहले से तय होता है, और उसको जो है भारतीय जनता पार्टी चुरा ले जाती है। तो ये चलता रहेगा। विचार की जरूरत है। जी पीयूष जी, आपके पास मैं लौट रही हूँ। और संदीप जी, लेकिन सवाल ये कि ये सिर्फ कांग्रेस के अस्तित्व का नहीं, बल्कि तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उन सबके भी अस्तित्व का एक तरह से सवाल है। आम आदमी पार्टी के अब अस्तित्व का सवाल पैदा हो गया, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे हम बिहार की बात करें, तमाम जगहों पर जो क्षेत्रीय दल हैं उनके भी अस्तित्व का सवाल है। और इसी को देखते हुए इंडिया गठबंधन बनाया गया था। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत सही, लेकिन उसके साथ भी वो तमाम घटक दल हैं, और उन घटक दलों के साथ वो अलग अलग जगहों पर चुनाव लड़ती है। दिल्ली में कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने एक सीट जेडीयू को दी और एक सीट उसने चिराग पासवान को दी। बुरी तरीके से भले ही वो हार गए, लेकिन उन्हें पता है कि आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव है। तो क्या इसी तरह की तमाम स्ट्रैटेजी इंडिया गठबंधन को नहीं बनानी चाहिए? उनको ये अंदाजा नहीं है कि कितनी बड़ी ताकत से उनका मुकाबला है, जहां संवैधानिक संस्थाएं उनके पास हैं, जहां एक तरह से जुडिशरी भी हम देखें तो बहुत ज्यादा
बहुत फेवर में उनके काम कर रही हो, ये भी नहीं है। मीडिया पहले से ही पूरी तरीके से गुलाम है और एक उन्होंने अपना एक वोट बैंक बना दिया है, जिसको धर्म की अफीम उन्होंने चटाई हुई है, जो कुछ भी करने के लिए तैयार है, जिसको इसमें भी ऐतराज नहीं है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। अब आप देखिए महाकुंभ के नाम पर क्या हो रहा है, और इसी तरह की तमाम चीजें हम लगातार देख रहे हैं। तो इन पार्टियों को भी तो एहसास है कि उनके भी तो अस्तित्व की लड़ाई है ये। जी, ये बहुत ही जरूरी सवाल है और ये अस्तित्व की तो लड़ाई है, क्योंकि ये जो मैंडेट है फिलहाल ये 15 साल का राज होगा अगर ये कंप्लीट करते हैं अपना पूरा। तो इसमें भारत की जो पढ़ी लिखी जनता है वो तो ये समझ चुकी है कि भारत का कुछ होना नहीं है, ना ही आर्थिक कोई प्रगति है, ना ही सामाजिक। अब बिना पीस के सामाजिक प्रगति तो असंभव है। राजनीति क्या है? हिंदू और मुसलमान, मस्जिद के नीचे मंदिर खोजी जा रही है। मंदिर खास करके धर्म जब यूरोप के सारे देशों में धीरे धीरे अप्रासंगिक होता जा रहा है। अब ब्रिटेन जैसे देश के 40% लोग धीरे धीरे धर्म और चर्च उतना मानते नहीं। तो इस स्थिति में धर्म की राजनीति हो रही है, लोगों को धर्म के नाम पे मतलब उकसाया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। भारत के जितने भी गैर बीजेपी विपक्षी दल हैं, सभी को बहुत ही सकारात्मक राजनीति करनी होगी, भारत की जनता के लिए राजनीति करनी होगी। और याद रखिए, दिल्ली के चुनाव के लिए बीजेपी को खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी की नीतियों और बीजेपी के मूल्यों की जीत नहीं है। दिल्ली की सत्ता ने क्षमा करिएगा, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हटाया है। बीजेपी इसलिए सत्ता में है क्योंकि वही एक मजबूत विकल्प के रूप में दिख रही थी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की केंद्रीय नीतियों से या बीजेपी की नीतियों से लोग एकदम बड़े खुश हैं और उन्होंने उनको चुना है। उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मिल रहा अभी तक, और हकीकत ये है कि उनका कोई चेहरा था भी नहीं। अरविंद केजरीवाल को 43.57% वोट मिले, इधर बीजेपी को 45.56% वोट मिले। 2% से भी कम का फासला है। उधर जेडीयू को 1% वोट मिला, करीब करीब आधा परसेंट वोट मिला है चिराग पासवान की पार्टी को। तो 3.5% का पूरा बीजेपी गठबंधन को फायदा है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी अपने वोट शेयर्स में 10% नीचे आई है। और जो आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी कि अल्पसंख्यक हमसे दूर हो गए, एकदम झूठी बातें हैं। अल्पसंख्यकों के तो साथ जितना अत्याचार हुआ है इस दिल्ली प्रदेश में, उतना कहीं नहीं हुआ होगा। जो दंगा मैन्युफैक्चर किया गया 2020 में, अभी भी अल्पसंख्यक दिल्ली के 13% आबादी वाले आम आदमी पार्टी के साथ पुरजोर ढंग से थे। उन्होंने उन्हीं जगहों पे जहां वो उग चुके थे, जहां उनकी जानें ली गई, वहां पे उन्होंने एक विकल्प को देखा और जो उनके लिए लड़ा खड़ा था उसको उन्होंने वोट दिया। अदरवाइज वो उन्हीं के साथ थे। आम आदमी पार्टी से गया कौन? आम आदमी पार्टी से गया है जो दलित है वो गया है। 20%, 16.91% दलित हैं दिल्ली में 2011 की जनगणना के हिसाब से। हालांकि हकीकत में भी 20% होंगे, 2% आदिवासी हैं, बाकी ओबीसी माइग्रेंट लेबरर्स हैं। वो असुरक्षित फील कर रहे थे। उनको जो हिंदुत्व का नैरेटिव है उसमें फंसाया गया, उनके व्हाट्सएप पे कंटेंट भेजा गया, ये बदल जाएगा वो बदल जाएगा, परसेप्शन खराब किया गया। और जो पॉलिटिक्स थी अरविंद केजरीवाल की, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की थी। उनकी पॉलिटिक्स कोई धर्मनिरपेक्षता की नहीं थी, सामाजिक न्याय की नहीं थी, ना ही समावेशी कोई राजनीति थी, ना उनकी राजनीति कोई आर्थिक न्याय की थी। वो सोशल ऑडिट की बात नहीं करते थे, वो देश में बदलाव की बात नहीं करते थे संरचनात्मक। उनकी पार्टी में लोग कौन है? उनकी पार्टी की जो पहली खेप में राज्यसभा में गए लोग, वो तीनों बनिया लोग थे, गुप्ता जी लोग थे। तो क्या गुप्तों की पार्टी थी वो? जो बदलाव हुआ 2013 में, वो किनके लिए बदलाव हुआ? बदलाव तो हुआ लोकपाल बिल के लिए, बदलाव तो हुआ आम जनता के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल कर क्या रहे थे? दवाई बिजली पानी के नाम पर वही शराब की नीतियों में खिलवाड़ कर रहे थे। आरोप लगे, भले वो सच है कि झूठे वो दूसरी बात है, उसमें वो लोग धरे गए, जेल गए और उनके सारे बड़े नेता हारे हैं। तो ये आम आदमी पार्टी की हार है, लेकिन बीजेपी की जीत नहीं है। आम आदमी पार्टी, याद रखिए, अभी उसके वोट शेयर्स आंकड़ों में दिख रहा है 43.57%, लेकिन हकीकत में वो बहुत अंदर से खत्म हो चुके हैं। क्योंकि ये जो आने वाला समय है उसकी नीतियों से उसकी विचारधारा क्या है? उसकी विचारधारा वही है कि जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे मुख्यमंत्री। जब सीए एनआरसी का आंदोलन चल रहा था तो उनका एक कमेंट नहीं आया। आप सीए एनआरसी को भूल जाइए, किसान आंदोलन चल रहा था, उस तरह से मुखर होकर अरविंद केजरीवाल ने कभी उस आंदोलन की बात नहीं
की, 1-2 बार की होगी, 3 बार की होगी, लेकिन जितने मजबूती से उनको खड़ा होना था, उसमें जाना था, उसके लिए आवाज उठाना था, वो नहीं खड़ा हुए वो। तो आप किसकी राजनीति कर रहे थे? जिसकी राजनीति कर रहे थे उसी की करोगे। अब तो हालत ये है कि उनका वोट बैंक पूरी तरह से खिसक के कांग्रेस के साथ आ जाएगा। कांग्रेस अगर उनको साथ नहीं लेती है तो और उनके ऊपर माने वैसे एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के ही वोट पर वो पनप रहे थे और ये पूरा जो वोट बैंक है वापस कांग्रेस की तरफ आएगा और उनकी कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि अब कोई उनके पास वो विचारधारा अलग की है ही नहीं। वो जब आए सत्ता में तो लोकपाल करप्शन की बात करके आए। अब तो उनके पास न करप्शन पे कोई नैतिक मूल्य है उनको बात करने का, ना ही उनके पास नैतिक बल है, क्षमा करिएगा, ना ही उनके पास जी लोकपाल पर बात करने की बात है क्योंकि 10 साल तक वो सत्ता में रह चुके हैं। तो अब वो बात सामाजिक न्याय की भी नहीं कर सकते हैं, जातिगत जनगणना की भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी राहुल गांधी कर रहे हैं। तो वो बीजेपी की ही विचारधारा के आदमी है, इसलिए बीजेपी उनकी विचारधारा को और उनकी पार्टी को अप्रोप्रिएट कर लेगी और इधर कांग्रेस के लिए रास्ता खुलेगा। अगर कांग्रेस उनको साथ लेती है तो ध्यान रखिएगा उनके ऊपर चैरिटी कर रही है, उनके ऊपर एहसान कर रही है क्योंकि जब वो मजबूत स्थिति में तब उनको साथ लेके उनको ढोएगी और अब उनकी राजनीति में कहीं कोई दम नहीं बचा है। तो इसलिए बुसरा जी मैं कह रहा हूं कि जी एक्चुअली जो क्षेत्रीय दल हैं उन सभी को अपनी क्लैरिटी रखनी होगी, नहीं तो वो खत्म हो जाएंगे। याद रखिए भारत की जनता भी ये चाहती है कि बीजेपी अब लंबे समय तक सत्ता में ना रहे क्योंकि जो लोकसभा चुनाव का मैंडेट था वो बीजेपी के खिलाफ था। और इस बात को समझना होगा कि इन लोगों को मुखर होके उस राजनीति को करना होगा, अदरवाइज राहुल गांधी को अकेले निकल के पुरजोर ढंग से बीजेपी का विरोध करना होगा। और बीजेपी तमाम वो टैक्टिक्स अपना रही है जिससे अडानी के इंडाइटमेंट पे बात ना हो, अडानी और माने जितने भी घोटाले हुए हैं उन पर बात ना हो ताकि हम बचे रहें। बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है और इस सब पर इकट्ठा होने की और एकजुट होने की तो ज़रूरत है ही और ये मैंने पहले भी कहा था कि अडानी का एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राहुल गांधी लगता है कि वाहिद एक ऐसा नेता रह गए हैं, कांग्रेस पार्टी वाहिद एक ऐसी पार्टी रह गई है जो इसकी बात करती है। बाकी आप किसी से भी देखिए, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, कोई भी इस पर कोई मुखर होकर अडानी का नाम कभी भी लेते हुए नजर नहीं आते। उद्योगपति कह देते हैं लेकिन अडानी का नाम नहीं लेते हैं राहुल गांधी के अलावा। उसकी सजा भी उन्होंने लगातार भुगती है। राहुल लाल जी, कांग्रेस के हवाले से सवाल। कांग्रेस में कहा जा रहा है कि संगठनात्मक बदलाव जो है वो होने जा रहे हैं, उन पर मोहर लग गई है, बस ऐलान होना बाकी है। क्या आपको लगता है ये वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है कांग्रेस के लिए? संक्षेप में चाहूंगी, वक्त की कमी और पीयूष लाल जी से भी, पीयूष पंत जी से भी, और आपसे मेरा सवाल कि क्या आपको लग रहा है कि ये वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है कांग्रेस के लिए कि उसके बड़े बदलाव उसमें किए जाएं, वो युवा चेहरे आए जो राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी विचारधारा, उनकी कही गई बातें, उनके विचारों के साथ सपोर्ट करें? क्योंकि ये साफ है कि इस देश में अगर विचारों की लड़ाई, मुद्दों की लड़ाई कोई कर रहा है तो वो अकेला नेता है राहुल गांधी। बुशरा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो पूरा एक संघर्ष है, देखिए इसमें मामला ये नहीं है कि अब क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा। इस संकट की स्थिति है भारतीय लोकतंत्र के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक तानाशाही वाला रवैया अख्तियार किया है तमाम संवैधानिक संस्थाओं को लेकर, वह हमारे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर, संवैधानिक मूल्यों के ऊपर एक बहुत बड़ा सा हमला है ये। और उस हमले से सुरक्षित कराना, राहुल गांधी उसमें काफी बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहे हैं और अगर क्षेत्रीय दल उसमें कंधे से कंधा मिलाकर साथ नहीं देंगे तो फिर उनकी पूरी क्रेडिबिलिटी जो है वो दांव पे लग जाएगी। जो एक सवाल आपने कहा कि इसमें कांग्रेस पार्टी के भीतर जो संगठनात्मक बदलाव हो रहे हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी के भीतर उन संगठनात्मक बदलावों की बड़ी जबरदस्त जरूरत है। मुझे अभी भी याद है जब पंजाब के चुनाव हो रहे थे, उसके पहले लगातार पंजाब जाता था बुशरा जी, तो पंजाब में सब लोग कहते थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। और लगातार उस समय हम लोग जब टीवी चैनलों पे कहीं पे भी ये बात करते थे, कांग्रेस के लोग भी नाराज हो जाते थे बुशरा जी। और देखिए आज हम लोग देख रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर कहां पे खड़े हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़े हैं। तो इसलिए जो कांग्रेस के भीतर भी जो स्लीपर सेल वाले लोग हैं, और बीजेपी ने बड़े खूबसूरती के साथ तमाम विपक्ष के दलों में जो है उनको अलग अलग हिस्से पे उनको रखा हुआ है, वो कभी भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक तो वैसे लोगों को चुनकर उनके ऊपर कार्रवाई करना, उनको एक तरह से ये कांग्रेस की आवश्यकता वाली चीज है। और हमें लग रहा है कि अभी तक प्राकृतिक तौर पे एक सफाई की स्थिति तो कांग्रेस में बनी रही है। अब कांग्रेस ने कुछ बड़ी चीजें तो रखी दी है कि देश में इकलौती पार्टी है जो सबसे
पुरानी पार्टी है जहां पे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ है। हम लोग देख रहे हैं जेपी नड्डा का किस तरह से लगातार जो है कि उनकी अवधि में लगातार वृद्धि कर दी जाती है। तो कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में जो है कि बदलाव वो एकदम एक समय की आवश्यकता है। और जो सबसे बड़ी चीज है कि जो भी पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी के, देखिए वैचारिक स्पष्टता बहुत आवश्यक है इस समय। अब पार्टियों के जो भी पार्टी है विपक्ष में, उनकी स्पष्टता क्लियर होनी चाहिए कि आप संवैधानिक मूल्यों पे आपकी सोच क्या है, सांप्रदायिकता जैसे मामलों पे आपकी सोच क्या है, क्योंकि वो देश के लिए खतरा है। अभी हम लोग जब आम आदमी पार्टी के लिए बात कर रहे हैं, दूसरा जी आपको याद होगा कि गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यह कह दिया था कि जो हमारे मुद्रा है, नोट है, उससे गांधी जी के को हटा के उसमें लक्ष्मी जी को डाल दिया जाए। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी यह कहने का आज तक हिम्मत नहीं कर पाई है दूसरा जी कि हम गांधी जी को हटा के हम लक्ष्मी जी को ले आए। आम आदमी पार्टी सोचिए कहां पहुंच जा रही है। अब फिर उसके बाद वो उम्मीद करती है कि उसको जो है कि विपक्ष में उसको स्वीकार कर लिया जाए और उसको जनता स्वीकार कर लेगी। और जनता को अगर हिंदुत्व के मामले पे ही जाना होगा तो वो उसका डुप्लीकेट क्यों स्वीकार करेगी? ओरिजिनल है ना भारतीय जनता पार्टी, जो 24 घंटा नफरत फैलाते रहती है। तो विपक्ष को एकदम ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये चीज मैं मानता हूं, हमें लग रहा है दिल्ली के चुनाव ने विपक्षी पार्टियों को स्पष्ट कर दिया, या तो आप इस पार जाए या तो आप दूसरे खेमे में हो। बिल्कुल। बहुत संक्षेप में पीयूष जी आपसे भी ये क्लियर तो हो गया है कि जिस तरह से अभी राहुल लाल जी ने कहा कि डुप्लीकेट क्यों, फिर असल पे ही चले जाएंगे। अब हिंदुत्व की बात ही अगर करनी है, उसी पर ही वोट लेना है, तो बीजेपी इससे बड़ी तो कोई है नहीं, वो तो प्रिंसिपल है इस बात की। लेकिन फिर कांग्रेस में जो संगठनात्मक बदलाव की जो हम बात कर रहे हैं, अगर वो बड़े पैमाने पर होते हैं, आपको याद होगा दिशा दशा प्रोग्राम राहुल गांधी ने दिल्ली में ही जो किया था, उसमें सीधे तौर पर उन्होंने फेडरल कास्टों की जो बात कही थी, वो एग्जाम्पल रखकर उन्होंने कहा था जिसको जाना है जाओ। और इससे जो कांग्रेस है वो साफ सुथरी हो रही है, वो किसी को रोक नहीं रहे हैं। ऐसे में क्या बड़ी छटनी करके, बड़ी सफाई करके, जो विचारों के साथ है, जो मोटे तौर पर जो राहुल गांधी के साथ जुड़ा हुआ है, खासतौर पे युवा, बड़े चेहरे, जो जोश खरोश के साथ कांग्रेस को मजबूत कर सके, उनको जगह देने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो लड़ रहे हैं और लेकिन उनको वो पोजीशन हासिल नहीं है जो उन्हें होनी चाहिए। बहुत संक्षेप में पीयूष जी। हाँ जी बुशरा जी, देखिए ये कांग्रेस का संगठन तो नाम पे कुछ है ही नहीं। जो कांग्रेस लगातार हार रही है बार बार, उसका एक मूल कारण यही है कि नीचे स्तर तक जो है उसका ब्लॉक लेवल तक संगठन कहीं नदारत है। बिल्कुल सिर्फ वहां बड़े बड़े लोग बैठा दिए जाते हैं। देखिए जो कांग्रेस की कमजोरी क्या है, अभी भी बात हो रही है चेंज करने की, लेकिन हो क्या रहा है, आप स्टेट लेवल पे स्टेट अध्यक्ष बदल रहे हैं। क्या वो स्टेट अध्यक्ष जो है कि नीचे तक जो है कहीं गठन कर रहा है क्या संगठन का? वो तो हम होते हुए नहीं देखा जाता है। तो सिर्फ आपको स्टेट लेवल के पदाधिकारी बदल देने से, वो चाहे युवा हो चाहे पुराने हो, वो काम नहीं चल रहा है। असल संकट जो कांग्रेस है वो ऊपर से नीचे तक संगठन को बनाने का, खड़ा करने का है, क्योंकि एकदम संगठन जो है कांग्रेस का तहस नहस हो चुका है। राहुल गांधी ये कोशिश लगातार करते हैं, लेकिन मुझे लगता है आधी अधूरी कोशिश करते हैं। अब भक्तचरण दास को आपने अभी बनाया उड़ीसा का, जब आप हार चुके, वहां आपका वजूद नहीं रहा। जब चुनाव था यहाँ, उसके पहले अगर आपने बनाया होता 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, तो वो एक पुराने चेहरे हैं। हालांकि फिर वही बात आ गई कि फिर पुराने लोग आ गए, क्योंकि ये पुराने और नए का टसल बहुत तगड़ा कांग्रेस में रहा है। और जो लोग पहले से बैठे हुए हैं वो अपना इस तरह से कुंडली मार के बैठे रहते हैं कि वो नए लोगों को आने नहीं देते। G23 में हमने देख लिया था किस तरह से जो है उन्होंने विरोध किया, लेकिन राहुल गांधी चूंकि अड़े रहे और अपने स्टैंड पे रहे, इसलिए बाद में उन सबको तितर बितर होना पड़ा। जो लोग चले गए वो कहीं अब नहीं रहे, और जो संगठन में अभी हैं वो जो बचे हैं वो वहां कुछ न कुछ काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, देखिए कांग्रेस को ये एक मजबूती के साथ कांग्रेस बहुत ढिलाई से काम करती है। ये बातें कई बार आती हैं कि पुनर्गठन होगा पार्टी का और इकाइयां बनाई जाएंगी। अभी इस बार थोड़ी त्वरित गति से, अब इतनी देर बाद, तमाम चुनाव हार जाने के बाद, अब दिल्ली का भी हार जाने के बाद, देखिए जो माहौल खड़ा किया था, अगर दिल्ली में अच्छा संगठन होता, हालांकि देवेंद्र यादव ने कोशिश करी काफी, उन्होंने यात्रा भी करी थी और उन्होंने कोशिश करी, लेकिन देर से कोशिशें हुई हैं। तो यहाँ पे भी होता तो मुझे लगता है कि बेहतर उनका कुछ वोट प्रतिशत होता उसका। तो देखिए उषा जी, सबसे बड़ी बात है कि आप संगठन का करिए, सही लोगों को रखिए, एनर्जेटिक लोगों को रखिए। जैसे मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी है, अभी वो काफी एनर्जेटिक है, यंग है, एनर्जेटिक है, लेकिन अभी भी उनको जो है कि पूरी तरीके से काम करने नहीं दिया जा रहा है।
कहीं न कहीं जो है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जो लॉबी है, कमलनाथ दिग्विजय को तो साइड कर देना चाहिए पूरी तरीके से वहां पे। अब ये तक ड्रास्टिक चेंजेस नहीं लाएंगे, ड्रास्टिक डिसीजन नहीं लेंगे राहुल गांधी या खड़गे साहब, तो मुझे लगता है कि फिर कोई जी। कांग्रेस का हो नहीं सकता है। तो ये और पूरा आपको पूरा नीचे लेवल तक संकट को खड़ा करना पड़ेगा, ताकि कार्यकर्ता जुड़े आपके साथ, उनको आप जनता को पकड़ के लाएं, वोट दिलवा सके। अगर कोई जनता, अगर राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, उनके अधिकार की बात कर रहे हैं, उनकी भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ है? वो तो हवा में बातें हो जा रही है। दिल्ली में सभाएं इतनी हुई थी, बहुत लोग आए, कितना दलित वोट गया? नहीं गया। जबकि जो है कि भाजपा ने क्या, अमित शाह जी ने क्या कहा था पार्लियामेंट में दलितों को लेकर, अम्बेडकर जी को लेके, फिर भी इतना वोट, ज्यादा वोट गया है दलितों का जो है कि भारतीय जनता पार्टी पे। आम आदमी पार्टी से खिसक के भाजपा में भी गया है वो। तो ये बिल्कुल। देखिए, और कांग्रेस नहीं आया, ये लगा था कांग्रेस का शायद ज्यादा आएगा, तो आखिर क्यों नहीं आया? क्योंकि आप उनके साथ बैठ के समझा नहीं सके, बात नहीं कर सके। जो खतरा है भारतीय जनता पार्टी को, वो आप समझा नहीं पाए। यही काम भारतीय जनता पार्टी ने झुग्गी झोपड़ी में जाके किया, जिसका ये प्रभाव हुआ कि उनको इस बार उसके भी वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को। तो आपको बिल्कुल, भारतीय जनता बिल्कुल। पार्टी की आलोचना के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के उन गुणों को सीखना होगा, संगठनात्मक गुण। और भारतीय जनता पार्टी के पास आरएसएस की मशीनरी है, देखिए, ये समझना होगा। कांग्रेस के पास कोई कैडर तो है नहीं, बिल्कुल। आपको कार्यकर्ता जी, तैयार ज़ाहिर-सी करने बात है होंगे। कि जी, ये सारी चीज़ें देखनी होंगी और कांग्रेस को भी अपने ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। छोटे-मोटे बदलाव कर कुछ नहीं होने जा रहा है, बल्कि ज़मीनी स्तर पर उसे पूरा अपना संगठन खड़ा करने की ज़रूरत है और जो बात राहुल गांधी कहते हैं, वो कैसे घर-घर तक, जन-जन तक पहुँचाई जाए, जिस तबके के लिए वो बात कर रहे हैं, उस तबके तक पहुँचाई जाए, ये भी बेहद ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, पीयूष जी आपका, राहुल लाल जी आपका और संदीप जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अभी के लिए